चलिए आगे देखो, बातें नहीं। क्लास चल रही है ना, क्लास तो ऑटोमेटिक चल रही है। ये बढ़िया बात है। हैं? कितने हो गए? अब सुन। 1,000। 1,050 थोड़ी ज्यादा हो गए ना। 60 हो गए ना। हम। चलिए आगे देखो, बातें नहीं। सर आपको, आपने अभी कोर्स अभी ज्वाइन किया सर, आपने अभी कौन सा बैच ज्वाइन किया था आपने? हाँ। अरे एक तो इतना रोया मत कर। हाँ। हाँ। मैंने सीधे एक तो क्या, मेरे को क्या सीधी सीधी बातें पसंद आ रही है, तो क्या एक तो इतना घुमा फिरा के। जैसे कि मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप संगणक की तैयारी करना चाहते हो ना, तो इतने दिन सो रहे थे क्या? आरएस की करा था तो आरएस में बने नहीं, आरएस नहीं बने। अच्छा, प्री 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 पास हो गया था। बहुत अच्छी बधाई आपको इस बात की। और मेंस आपके आगे चली गई, तो आप पीछे आ गए। आ- अच्छा, पहले इसको सल्टा दोगे? ये सही। ठीक है। ओके। तो अब सुन, तो मैं बता, मेरी बात सुन। तो संगणक बनना चाहता है, आरएस बनना चाहता है, या जो बेवकूफ बनना चाहता है? जॉब भी जरूरत है, हाँ वो समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम, तो तूने तो फ्री बैच कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तुमने? अरे बुक तो गई सेकंड, तूने बैच ज्वाइन किया नहीं क्या? हाँ, तो इम्पोर्टेंट बात ये है। मैन बात, मैन बात क्या, पैसों की है ना। हाँ सीधी बात वो है। हाँ, तो आते ही मैंने, मतलब तू फ्री में बैठा भी। हाँ ये खड़ा था। हाँ तो ऐसे में, तो कोई बात नहीं। अब चाहता क्या है? हाँ? बैच तो मिल जाएगा, बुक नहीं मिलेगी। अब बोल दूसरी बात। बुक तो कभी नहीं मिलेगी। देखो मैंने आपको फिर कहा था, कि मैंने कल भी कहा था आप लोगों को, कि हमारी सारी किताबें खत्म होने के कगार पर है, खत्म हो चुकी है। ये किताब भी अब इतनी बची है। मैंने कहा था कल 600-700 बताया था, जिसमें से भी 100 किताब तो कल सिक्कर में मैंने रवाना करा दी थी। अब मुश्किल से 400 से 500 के बीच में किताब बची होगी। ओके। जब ये किताब निकल जाएगी ना, उसके बाद भी किताब नहीं मिलेगी। बाद में फिर इस जैसे जैसे रोएंगे ना, तो बाद में रोते ही रहेंगे। बाद में रोते रहेंगे। तो कई लोग कहते हैं, कई लोग, अच्छा कई लोगों को तो क्या लगता है, कईयों को ये भी लगता होगा मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा धंधा किताब स्टॉक से तो स्टॉक से कम मतलब हो जाएगी, मतलब नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी फिर। और उसके बाद, और इस किताब से बेटर लास्ट ऑप्शन किसी के पास है नहीं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? तो सर आपको, अगर आपको किताब चाहिए तो आप किसी की फोटोकॉपी करा लेना, और ये किताब तो ले लेना। या इसमें कंजूसाई करेगा? ये ले लिएगा, हाँ बस ये मजा। फिर तू मस्त रहे। जब तू आरएस बन गया तो बेवकूफ तो मैं बना दूंगा तेरे को, टेंशन वाले आ गए अब। तो तो बेवकूफ, मतलब बेवकूफ बनाना कोई जर्नी आगे आगे आगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब आरएस बन के हमारा चालान मत कर देना। देखो अपन 1,060 क्वेश्चन अपन कर चुके थे, और 1,060 क्वेश्चन के बाद आपको बता दूं मैं। रुक जा भाई दादा। ये कुछ ज्यादा ये चाह रहा है कि ज्यादा हो गया। 61 62। देखो, ये कहना चाह रहा आपका 1,061 क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा कि रैखिक चित्र के माध्यम से किस श्रेणी का प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं है। मतलब कौन सी श्रेणी को रेखा चित्रों के माध्यम से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, रैखिक चित्र के माध्यम से बात करें तो। ओके सुनिए, सबसे पहले तो ये समझने को ना कि रैखिक चित्र जो होते हैं वो एक बीमा होते हैं, ये धारणा। कौन सा बीमा होता है? एक बीमा। ये धारणा क्लियर सभी को? जिसमें आपका सरल दंड चित्र, बहुगुणी, ये सब आ जाएंगे, अंतर विभक्त सब आ जाएंगे।
और इसके लिए व्यक्तिगत श्रेणी भी होती है और खंडित भी होती है। लेकिन आप जानते हो सतत श्रेणी के अंतर्गत जो रेखा चित्र बनते हैं वो कौन सा होता है, या तो द्विविमा ही होता है, या छोड़ो, द्विविमा रेखा चित्रों का जो निर्धारण होता है वो किसमें होता है, सतत श्रेणी। चाहे वो वर्ग चित्र हो, चाहे वो आयत हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर सतत श्रेणी की बात आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि आपके रेखिक चित्र जो होते हैं वो एक बीमा होते हैं, जिनको अपन बार डायग्राम्स अपन कहते हैं, दंड चित्र कहते हैं। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में इस प्रकार के रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सतत श्रेणी के अंतर्गत द्विविमा रेखा चित्रों का प्रयोग करते हैं। और द्विविमा रेखा चित्रों में आपका वर्ग, वर्त, आयत, बोल आगे क्या करना है भाई, पढ़ना है क्या, नया स्टूडेंट किसकी तैयारी कर रहा है। आगे तो एक बीमा और द्विविमा रेखा चित्रों की बात अपन यहां पर करेंगे, ठीक है। आपको यार देख के अगर ऐसा कुछ ऐसा देखो, मैं आप लोगों से स्माइल करने वाला बता क्या, आपको देखकर कई बार ऐसा फील होता है कि आप बहुत भोले हो गए, मतलब आप बहुत सीधे साधे लड़के हो, और कह रहे हो कि आपको इस जीवन में अगर पास होना सर तो आपको थोड़ा तेज तराट बनना पड़ेगा सर, सीधे नहीं, आपको तेज बनना पड़ेगा। तेज का मतलब ये नहीं कि हमको लूट लो, लूटने वाला के आप आराम से खुल के बोलो, आराम से बातें करो, आराम से पूछो, बदतमीजी करने की आवश्यकता है नहीं, और कोई भी चीज़ वो पूछे। आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ सर, आप सिलेक्शन आराम से हो गए। अपने सिलेक्शन, लोग सिलेक्शन की गारंटी के लिए बताएं लाखों लेते हैं, अपने कोई लाखों नहीं चाहिए सर, आपको कोई लाखों रुपए देना है। आप सही जगह पर सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके बैठो। आप मेरे से बोला करो, कोई बात हो सर ये डाउट है वो डाउट है, आराम से खुल खुल के पूछा करो। आप मेरे नॉलेज का जितना यूज हो उतना यूज लेने की कोशिश किया करो, ठीक है। आपको सीखो आराम से, ठीक है बेटा। तो आराम से इतने दिन सोया मत कर, आ जाएगा रेगुलर आएगा आगे। अच्छा ऑनलाइन लेता क्या, आज ऑफलाइन देखने आ गया। अब देखो 1062 कहना चाह रहे कि पद मूल्यों के अनुपात में, पद मूल्यों के अनुपात में लंबाई या ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाली जो रेखा चित्र होते हैं उन रेखा चित्रों को अपन क्या कहते हैं। देखो पद मूल्यों के अनुपात में, पद मूल्यों के अनुपात में लंबाई या ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाले रेखा चित्र। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये जितने भी रेखा चित्रों की बात करें, वैसे तो द्विविमा रेखा चित्रों की बात कर रहा है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की जब बात आती है तो द्विविमा रेखा चित्रों की बात यहाँ पर की जाती है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि समान चौड़ाई वाले चित्रों की बात आती है। तो आपको पता है देखो कैसे, सुनो, आपने इस तरह का रेखा चित्र देखा होगा, ये एक्स था, ये वाई था, ओके। तो अपन ने कहा लंबाई ऊंचाई, तो ये आपकी लंबाई हो गई। फिर जितना गैप होगा उतना ही यहाँ पर गैप होगा, उतना ही आपका यहाँ पर गैप होगा, उतना ही वहां पर गैप होगा, इतना ही होगा। तो जो ये रेखा चित्र बन के आ रहा है ये आपका पहले तो एक बीमा होता है, और इसको अपन कहेंगे सरल दंड चित्र। क्या बोलेंगे, सरल दंड चित्र की बात अपन करेंगे, क्योंकि पद मूल्यों के अनुपात में, क्योंकि पद मूल्यों के अनुपात में लंबाई हो जाएगी आपकी और चौड़ाई समान अनुपात, मतलब जितनी दूरी इनमें है उतनी दूरी सब में यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा, सरल दंड चित्र काम में लिया जाएगा। अब प्रश्न एक बनता है यहाँ पर, बोलो। मेरे पास तो नहीं है, बता कहाँ है, ऊपर क्यों वहीं होगी, वहीं है। मेरे पास तो नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं ऊपर ही तो रखी है, वहां पे चेयर पे रखी है, चेयर पे। आगे आगे तो पद मूल्यों के अनुपात में लंबाई और ऊंचाई की बात आती है, तो यहाँ पर ये सरल दंड चित्र आपका कहा जाएगा, सरल दंड चित्र यहाँ पर काम में लिया जाएगा, क्लियर। और इसमें कोई इतना है नहीं खास। अगला प्रश्न है, तीन विस्तार वाले रेखा चित्रों में किसको शामिल नहीं करते। देखो दंड चित्र आपका कौन सा होता है, एक बीमा, ओके, एक बीमा रेखा चित्र होता है। वर्ग चित्र जो होता है वो आपका कौन सा होता है, द्विबीमा होता है। कौन सा बीमा होता है, द्विबीमा रेखा चित्र होता है। बेलनाकार जो होता है, बेलनाकार, ये भी आपका, ये घन और बेलनाकार ये कौन सा होता है, त्रिबीमा रेखा चित्रों के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो बेसिकली अब देखा जाए ना, है? कौन सा, खंड, तो खंड हो गया, तो खंड भी बोलो, खंड भी एक बीमा होगा, खंड में क्या हो, क्या बोलो, द्विबीमा कैसे बोलोगे। तो बेसिकली ये दोनों ऑप्शन तो आपके त्रिबीमा रेखा चित्रों के अंतर्गत आते हैं, ओके। ये आपका किस में आता है, द्विबीमा। अब मेरे हिसाब से इन दोनों में देखा जाए तो आंसर कौन सा, बुक में कौन सा, ए माना बी, तो बी, बी मान लो, क्योंकि पहले खंड चित्र कुछ और मान लो, खंड चित्र किस आधार पे होगा। ये खंड वो तो नहीं होगा कि सर जब नहीं होते घन होते ना, खंड टाइप के जो ब्लॉक्स होते हैं, ये खंड का मतलब ब्लॉक की बता, इसको इसका अगर इसकी इंग्लिश में ब्लॉक होगा ना, ब्लॉक है, तब तो त्रिबीमा है, तब तो त्रिबीमा हो गया। क्योंकि खंड जो होते हैं ब्लॉक्स में होते हैं, ब्लॉक जो होते हैं त्रिबीमा होते हैं, जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना हर चीज का ब्लॉक, तो अपन कह सकते हैं। लेकिन अब जब वर्ग चित्र जो होता है वो आपका कौन सा होगा, द्विबीमा रेखा चित्रों के अंतर्गत आता है, क्लियर। ये देखा, तो आयतन ज्ञात करना हो
देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कौन सा होगा, द्विविमा, और आयतन ज्ञात करना हो तो त्रिविमा रेखा चित्रों की बात करें, त्रिविमा रेखा चित्रों की बात वहां पर की जाएगी। अगला, औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर मशीन और उत्पादन विभाग व श्रमिक की कार्य कुशलता का मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में कौन सा चित्र सबसे ज्यादा काम आता है। दोस्तों ये तो फिक्स है कि सदाबार होता है कि अगर इंडस्ट्री सेक्टर्स के अंदर मशीनों की बात करें या उत्पादन विभाग या श्रमिक की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करते हैं तो वहां पे गैंट चित्र बनता है। कौन सा बनता है, गैंट। तो औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कार्य कुशलता विभागों के जो चित्र बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, गैंट चित्रों के नाम से अपन जानते हैं, गैंट चित्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ओके, ये गैंट चित्रों का पार्ट माना जाता है। ओके, अच्छा, अब सुनिए दोस्तों, आप एक बात को सुनने की कोशिश करना है पे। अभी अपन जो जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये आपकी यूनिट नंबर 1 से संबंधित है। ये समझ लो यूनिट नंबर 1 का आपको रिवीजन हो रहा है, वो भी अच्छे लेवल का रिवीजन, क्योंकि इसमें वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा। तो इंडस्ट्री सेक्टर्स के अंदर मशीन हो, उत्पादन विभाग हो, श्रमिकों की कार्य कुशलता हो, इन सब के लिए कौन सा होता है, गैंट चित्र काम में लिया जाता है। ओके, आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। क्या कहलाता है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है। आप सबको पता है, अगर आपको इनमें आंकड़ों के बात करें, इनका क्रम पूछे तो आप जानते हो कि सबसे पहला देखो क्रम क्या होता है, सबसे पहले आंकड़ों की पहचान होती है, और पहचान के बाद क्या होता है, संग्रहण। संग्रहण के बाद उनका क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के दो भाग होते हैं, पहले क्या होता है, वर्गीकरण। सबसे पहले आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण के बाद होता है सारणीयन। बिना वर्गीकरण के सारणीयन संभव नहीं होता। उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद उनका निर्वचन कार्य किया जाता है, इंटरप्रिटेशन कार्य किया जाता है। तो कभी कभार इनका क्रम भी पूछ लेता है कि आंकड़ों के विस्तार के लिए आंकड़ों के संदर्भ में सही क्रम बताइए। तो पहले आंकड़ों की पहचान होती है, और आंकड़ों की पहचान करने के लिए 3 बातें जरूरी होती है। कौन कौन सी, संख्या, तुलना और सहजातीयता। उसके बाद आंकड़ों का संग्रहण होता है, और आंकड़ों के संग्रहण के आधार पर आंकड़ों को कितने भागों में बांटा जाता है, 2। एक कौन सा होता है, प्राथमिक समंक, एक प्राथमिक समंक होता है और एक आपका द्वितीयक समंक होता है। तो एक आपका प्राथमिक समंक होता है और एक आपका कौन सा, द्वितीयक समंक होता है, ये आपको जानना। फिर उसके बाद आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में पहले आंकड़ों का वर्गीकरण होता है, फिर उसके बाद आंकड़ों का सारणीयन होता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, मतलब उनका निर्वचन कार्य किया जाता है। ये आपको जानना है। क्लियर सभी को, आगे बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आता है कि चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण की उपयोगिता। जब आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उसके लिए क्या जरूरी, मतलब क्यों किया जाता है, आंकड़ों को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की जरूरत क्यों होती है, ऐसा क्या जरूरी है, इसकी बात अगर करें तो मैं बता दूं आपको। यहां पर एक तो जो भी अपने फैक्ट्स है और तथ्यों को सरल और बोधगम्य समझने योग्य बनाने के लिए। कभी कभार कोई चीज जो होती है वो चित्रों से ज्यादा आसानी से समझ में आती है। चित्रों से दी गई बात सरल होती है, बोधगम्य होती है, समझने योग्य होती है। साथ ही साथ इससे समय और शक्ति की भी बचत होती है और सूचना प्रेषण करने में भी सहायक होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर कवर माने जाए, ये सारे के सारे बिंदु से होते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की बात अगर यहाँ पर की जाए तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को अगर देखें तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके सही माने जाएंगे। क्लियर। अगला कहता है कि एक परिवार के द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय, परिवार की इनकम और खर्चों को दर्शाने वाला जो रेखा चित्र होता है वो आपका पाई चार्ट होता है। कौन सा होता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है इसको अंतःविभक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःविभक्त भी कहते हैं। पाई चार्ट का मान 360 डिग्री होता है। ये आय और व्यय को दर्शाने का कार्य करता है और ये आपका कौन सा बीमा होता है, द्विविमा रेखा चित्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये आपको समझना। तो यहां पर आपका करेक्ट होगा पाई चार्ट की बात करें। ओके, रेखा चित्र आपका एक बीमा होता है, वर्ग चित्र द्विविमा होता है, पाई चार्ट आपका त्रिविमा होता है। और पाई चार्ट जो होता है ये दोनों के दोनों क्षेत्रफलीय घटक कहलाता है। कौन सा कहलाता है, क्षेत्रफलीय। ये क्षेत्रफलीय रेखा चित्रों के अंतर्गत भी इनको शामिल किया जाता है। क्षेत्रफलीय रेखा चित्रों के अंतर्गत ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दंड चित्र यानी बार डायग्राम निम्न से किस श्रेणी के अंतर्गत काम में नहीं आता। आप जानते हो कि आपका वर्ग चित्र जो होता है वो आपका द्विविमा होता है, पाई चार्ट आपका द्विविमा होता है उपयोग। तो बेसिकली नहीं को हटा दीजिए, दंड चित्र बताओ किस में आता है, आपका रेखा चित्र में आता है, क्योंकि ये आपका किस में आता है, एक बीमा होता है। ये एक बीमा कैटेगरी सभी को, क्लियर सभी को आता है। आगे उसके बाद अगर अपन देखें अगला पॉइंट, अगला बिंदु आप लोगों के सामने है
अगर बात करें 1069 नंबर का प्रश्न कहना चाह रहा है कि डॉट 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 तथ्यों को उनकी समानता, सादृश्यता, सादृश्यता होता है एक समान गुण वाले, एक कैटेगरी वाले, एक समान कैटेगरी वाले के अनुसार समूह और वर्गों में उनके क्रम के अनुसार करने की क्रिया और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता जो विभक्त होती है उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहा जाता है। जब अपन समंककों को पंक्ति या अपन रो, पंक्ति या अगर कतार जो बोलो या पंक्ति रो और कॉलम की बात आती है, जब डाटाओं को रो और कॉलम में अरेंज करने की बात आती है तो क्या होती है, सारणियन होती है। और जब समंककों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है वो उनका क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि ये समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है समंककों का प्रस्तुतिकरण, यानी समंककों को प्रस्तुत करने का क्या तरीका होता है। और समंककों के प्रस्तुतिकरण के दो भाग होते हैं। सबसे पहले डेटा को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है और उसके बाद उनका सारणीयन किया जाता है। पहले आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है और वर्गीकरण करने के बाद उनको सारणीयन करने की बात यहां पर की जाती है। ये आपको समझना क्लियर सभी को। और ये सारा कार्य हो जाने के बाद उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद क्या होता है, निर्वचन कार्य किया जाता है। निर्वचन कार्य की परिभाषा वहां पर आपके सामने आ जाती है। क्लियर। अगला, समंककों को प्रस्तुत किया जा सकता है सारणी के माध्यम से, बिल्कुल सही है। चित्र के माध्यम से, बिल्कुल सही है। रेखा चित्रों के माध्यम, बिल्कुल सही। सारणी अपन करें समंककों को प्रस्तुत करने का, हम टेबल बनाकर भी समंककों को प्रस्तुत कर सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, बिंदु रेखा चित्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है। क्योंकि समंककों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम वर्गीकरण और सारणीयन दोनों प्रकार की एक्टिविटीज को शामिल करते हैं और वर्गीकरण भी करते हैं और सारणीयन बना। तो वर्गीकरण और सारणीयन होता है तो वहां पर सारणी बनाकर भी आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है, वहां पर रेखा चित्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है और वहां पर बिंदु रेखा चित्रों के माध्यम से भी आंकड़ों को प्रस्तुत करने की बात होती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का उल्लेख वहां पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना के लिए। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है आपका 1070 आपके कंप्लीट। अब देखो अगला 1071 नंबर ये कहना चाह रहा है, किसी स्थान विशेष की जनसंख्या का लिंग और साक्षरता के आधार पर, मतलब एक गुण हो गया आपका लिंग यानी मेल है कि फीमेल है, एक हो गया साक्षरता पढ़े लिखे कि गंवार है, के आधार पर किया गया वर्गीकरण क्या गया, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। देखो सुनो, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण तो होता है जिसमें दो होती है, मतलब जब साक्षरता और असाक्षरता की बात की जाए, जब पुरुष और महिला की बात की जाए तो उसे बोलते हैं द्वंद्व भाजन। आई बात समझो क्या हो। लेकिन आपका होता है संख्यात्मक, ये तो गया भाड़े से मतलब ही नहीं। बहुगुणी मतलब है जब एक, जहां पर दो या दो से अधिक गुणों के बीच में वर्गीकरण की बात आती है। इस प्रश्न में दो गुण है, एक लिंग की बात कर रहा है और एक साक्षरता की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, बहुगुणी वर्गीकरण यहां पर हो जाएगा। बच्चों के मन में प्रश्न किसी द्वंद्व भाजन भी होता अगर ये प्रश्न कुछ ऐसा होता कि अगर किसी स्थान विशेष पर रहने वाले साक्षर और असाक्षर लोगों को एक वर्गीकरण किया जाता है, वो कौन सा होगा, द्वंद्व भाजन। मेल और फीमेल की बात की जाती है, द्वंद्व भाजन। यानी कि वहां पर एक गुण की, जो जब गुण की उपस्थिति और गुण की अनुपस्थिति का वर्गीकरण होता है उसे बोलते हैं द्वंद्व भाजन। ध्यान सुना, ये समझा। तो द्वंद्व भाजन वर्गीकरण में दो चीजें होती है, एक होती है गुणों की उपस्थिति, एक तो किसकी होती है, गुणों की उपस्थिति। जब हमें किसी प्रकार के गुणों की उपस्थिति, और एक होता है गुणों की अनुपस्थिति। तो गुणों की उपस्थिति और गुणों की अनुपस्थिति के आधार पर आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास किया जाता है, उसे द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहा जाता है। जब हम किसी स्थान विशेष के दो या दो से अधिक गुणों को बांटते हैं तो वो आपका बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना। यानी कि बहुगुणी वर्गीकरण की बात ये आती है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा गुण हो। इस प्रश्न में कम से कम कितने गुण है, दो। एक तरफ अपन लिंग की बात करें और एक तरफ हम साक्षरता की बात करें। अगर यही प्रश्न होता कि किसी स्थान विशेष पर रहने वाले साक्षर और असाक्षर लोगों को अलग अलग भागों में बांटने को, तो क्या कहलाता, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहलाता। तो दोनों का मतलब समझ आ गया आप लोगों को। ओके, तो आपको बताइए, द्वंद्ववाचन ये कहता है कि जहां पर गुणों की उपस्थिति और गुणों की अनुपस्थिति की बात करें, मतलब कि एक स्थान विशेष पर रहने वाले, जैसे कि एक क्लास है, इस क्लासरूम में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को दो भागों में बांटा, पास और फेल। तो गुण उपस्थित पास, अनुपस्थित फेल। तो जब पास होने वाले कितने और फेल होने वाले कितने, इस आधार पर जब मैं एनालिसिस करता हूं तो उसे अपन क्या कहेंगे, द्वंद्वभाजन। एक बहुगुणी का ये
तो यहाँ पर गुण की ऊपर, यहाँ तो केवल साक्षरता की बात कर रहा है और वहां पर केवल लिंग की बात कर रहा है, तो ये तो गुण, दो गुण हो गए ना। द्वंद्ववाचन में गुण एक होता है, लेकिन एक गुण उपस्थित और एक गुण अनुपस्थित। जैसे शिक्षा की बात करें, शिक्षा के दो गुण है, या तो पढ़ा लिखा, देखो मान लो सपोज करो तुम्हारी सफलता की बात करें तो या तो पास या फेल। मतलब बात तो रिजल्ट, परिणाम जो होता है, परिणाम एक गुण है और परिणाम के दो भाग हो गए, उपस्थिति पास, अनुपस्थित फेल। ठीक है, ये कह सकते हैं, क्लियर सभी को हो जाता है। आगे यहां तो गुण ही दो हो गए, एक लिंग की बात करें, एक साक्षर की बात करें, तो दो गुण हो गए, तो कौन सा हो गया, बहुगुणी। ये समझने किसको, मैं इंग्लिश में को आती नहीं, इंग्लिश नहीं आती मेरे को, इंग्लिश आती नहीं तो मैं क्या बताऊं भाई, अब सामने आके बोलूं, कैमरे के सामने, कैमरे के सामने बोलूं मैं इंग्लिश नहीं आती मेरे को, तो मेरे को भी नहीं आती, वैसे भी नहीं आती, मैं कसम से नहीं आती, ठीक है। हाँ अब आप कहो कि सर मैं भेजे दो, तो अपन भेजे, तो मैं खुल के बोलते हैं, मैं आज तक शुद्ध हिंदी में लिखा हूँ, हिंदी की भी हिंदी शुद्ध होती है ना, डेंजर शुद्ध है, वो लिखता हूँ। जैसे तुम, हम सीए लिखा करते तो सीए तो लिखता था मैं, सीए को हिंदी में क्या बोलते हैं किसी बाप को नहीं पता होगा, ये राजस्थान के जितने कोचिंग वाले पढ़ा रहे होंगे ना, ये विवेकानंद वगैरह, इनका बाप को नहीं पता होगा। लो अपन करो, अपन सीए को हिंदी में क्या बोलते हैं, इनका बाप को नहीं, अब मैं बोल दूंगा तो फिर पहचानने की अलग बात है। अब नहीं, चार्टर्ड अकाउंट तो इंग्लिश शब्द है सर, वो तो इंग्लिश शब्द है, सीए को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं ओपन बात कर रहा हूँ सर, इसलिए कर रहा हूँ, मेरे से डरते क्यों सर, अपन को हिंदी और इंग्लिश इतना भी आता है, अपन मल्टीपल आदमी है, कई गुणों से बने, अपन बहुगुणी में आता है, मल्टीपल। तो कहने वाला क्या होता है कि, कहने का तात्पर्य होता है कि जरूरी है सर, अपने को पता, सीए को हिंदी में बोलते हैं सनंदी लेखाकार, जो कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा, सनंदी लेखाकार, ठीक है, तो अब मैंने बता दिया अलग बात। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें अपन कहते हैं कि जिनको पता ही ना। अब एक बच्चा कमेंट करा था कि सर मैं वहां कोर्स लेके फंस गया, कोई विवेकानंद कोचिंग होंगी, पता नहीं कहाँ कोर्स होगा, उसकी कोर्स लेके मैं फंस गया, तो कोई बात नहीं, तुम फंस गए इसलिए क्योंकि फंसाया जा रहा था। और मैं फिर भी कहता हूं सर, मैं इन सभी कोचिंग वाले कहता हूं कि संगणक का एग्जाम होने के बाद एएसओ का एग्जाम आएगा, ये सब टीचर कोचिंग लेके पढ़ ले, एक बार जरूरी है सर, सर ये चीज जरूरी है, एक बार जरूरी है, पढ़ना जरूरी है सर, पता है तो जरूरी है। आगे अगला देखो, आगे 1072 नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन। आगे अपन कहते हैं, ये कहता है कि किसी श्रेणी के अंतर्गत, हमें नहीं पता कौन श्रेणी की बात कर रहा है, कि किसी श्रेणी के अंतर्गत वर्ग की ऊपरी सीमा, कौन सी सीमा है, ऊपरी सीमा, वर्ग के अगली वर्ग की निम्न सीमा के समान होती है। जैसे कि सुबह, रात को सोएगा सुबह वैसे ही उठेगा, है ना, यानी अपने घर सोएगा तो कहां उठेगा, अपने घर, यानी पड़ोसी को उठेगा। आगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, तो ये कौन सी वर्जी है, अपवर्जी। और अपवर्जी को बोलते हैं आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका मतलब अपवर्जी, देखो सतत श्रेणी के दो भाग होते हैं, एक होता है अपवर्जी और एक होता है समाधि, एक होता है अपवर्जी और एक होता है समावेशी। अब सुनो, अपवर्जी का मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करना कि अपवर्जी क्या होती है। अपवर्जी श्रेणी वो होती है जिसमें पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट के बराबर होती है। पहली बात, अपवर्जी श्रेणी वो होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है और उसे अगले वर्ग की निम्न सीमा में शामिल किया जाता है। तो यहां पर अपन 10 को छोड़ देंगे, 20 में शामिल करेंगे, इसको छोड़, तो ये आपकी कौन सी कहलाएगी, अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत, अपवर्जी श्रेणी का हिस्सा यहां पर मान लिया जाएगा। क्लियर सभी को। आगे अगला प्रश्न, एक उत्तम सारणी, कौन सारणी, एक उत्तम, उत्तम मतलब बेस्ट, अच्छी, एक उत्तम सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुण लक्षण आवश्यक है, जरूरी है। मतलब एक टेबल बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। अब बात करें, अब देखो यहां पर अगर बात आती है कि एक उत्तम सारणी के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 1, सभी समंककों की व्यवस्था तुलनीय होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होगा तभी प्रॉपर आप रिजल्ट दे पाओगे। समंककों के प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता होनी चाहिए, यह भी बात सही है, और उचित आकार और आकर्षक का बिंदु होना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके सही माने जाते हैं, ये सारे के सारे बिंदु आपके सही है कि एक सारणी में इन सभी गुणों का समावेश होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अपन बात करें तो ठीक है, तो एक उत्तम सारणी के लिए इन सभी गुणों का समावेश होना जरूरी है। आगे अगला प्रश्न आता है आपके सामने, एक परिमित समष्टि। आप सभी को पता है कि समष्टि दो तरह की होती है, एक परिमित और एक अपरिमित। ओके, देखो पहले तो आप इतना समझने की कोशिश करो कि एक समष्टि जो होती है यूनिवर्स होती है। समष्टि दो प्रकार की होती है, एक परिमित होती है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, और एक होती है अपरिमित जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। यहां पर आप जानते हो कि इस केस में
हमें कैलकुलेशन जब करनी पड़ती है तब अपन जानते हो कि यहाँ पर जो गणना की जाती है वो ओवरऑल की जाती है, ओके। और यहाँ पर गणना कैसे होती है, प्रति दर्श के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, प्रति दर्श, सैंपल के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। और सैंपल के आधार पर सैंपल प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, प्रति चयन कहलाता है। और प्रति चयन होता है दो प्रकार का, एक रैंडम सैंपलिंग और एक नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो एक रैंडम सैंपलिंग में आता है और एक नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत आता है। जबकि आप जानते हो कि परिमित के अंतर्गत संगणना विधि काम में ली जाती है। कौन सी होती है, संगणना विधि काम में ली जाती है। इन दोनों के केस में ये ज्यादा शुद्ध होती है, ये कम शुद्ध होती है, मतलब ये अधिक विश्वसनीय होती है, ये कम विश्वसनीय होती है आपको, ओके। अब सुनो, प्रश्न करा कि एक परिमित समष्टि का विभाजन दो स्तरीय आकार में कर रखा है, ओके। मतलब आप n1 और एक n2, मतलब कि ये समझ लो कि 100 इकाइयां थी, उन 100 इकाइयों में से 60 इकाइयां इधर है और 40 इकाइयां इधर है। ऐसा मान लो कि 100 इकाइयों में से 60 अपन ने n1 मान ली और 40 आपने n2 मान ली, ओके। जिसका मानक विचलन, इनका मानक विचलन स्टैंडर्ड जो है, इसका S1 है और इसका S2 है, ये बात करें, ओके। आप जानते हो कि यहां पर ये जो मानक विचलन है, ये मानक विचलन आपका कहलाता है प्राचल। इसे बोलते हैं प्राचल या पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, पैरामीटर। क्योंकि आप जानते हो कि परिमित समग्र, परिमित जो होती है या समष्टि का जो सांख्यिकीय माप होता है उसे प्राचल या परिमित, प्राचल बोलो या पैरामीटर बोलो, एक ही बात है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ओके। तो अध्ययन अग्रवाल, ठीक है। आनुपातिक नियतन, आनुपातिक नियतन, ये नेमन संशोधन की बात आ रही है। और नेमन संशोधन विधि काम में लेते हैं स्ट्रैटिफाइड, का होती है स्ट्रैटिफाइड। तो ये कहता है कि आनुपातिक नियतन सहित स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग प्रति चयन में प्रथम और द्वितीय स्तर से, पहले और दूसरे स्तर से प्रतिदर्श आकार n1 और n2 संबंधित है। तो n1 और n2 का जो संबंध होता है वो किसके बराबर होता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ आपकी प्रॉपर्टी होती है जिनको समझना होता है। पहली बात तो आनुपातिक नियतन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है कि जो वेरियांस होता है उस वेरियांस को न्यूनतम करने के लिए नेमन संशोधन विधि काम में ली जाती है, ओके। और नेमन संशोधन विधि का उपयोग जो होता है तो ये कहता है कि प्रथम, मतलब प्रथम और द्वितीय स्तर से, पहले और दूसरे स्तर से सैंपल आकार जो है वो आपको n1 और n2 दे रखा है। तो ये संबंधित किससे, तो कभी कभार दोस्तों मैं आपको बताऊं एक तरीका भी, कभी कभार अपन को लगता है कि प्रश्न के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ओके। तो आप इस प्रश्न को देखकर ये समझने की कोशिश करना, इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। अगर आप कभी तुक्का भी लगाने की कोशिश करो, तुक्का भी, तो भी आप देखो, देखो सीधी बात है, यहां पर S1 और S2 जहां जहां वो तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ S1 है, यहां पर S1 है, यहां पर है, तो अपन जानते हैं इनका तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि या तो S1 हो या S2 तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो आंकड़ा होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये आपके अनंत तक होता है। आई का मतलब होता है अनंत, एंड तक जितना होता है। तो अपन कह सकते हैं ये सैंपल का आकार है, सैंपल का आकार अनंत हो सकता है, किसके, समग्र के आकार के अनंत के बराबर हो सकता है। तो आंसर जो करेक्ट माना गया वो कौन सा माना गया, ए माना जाएगा, क्लियर। क्योंकि और इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑप्शन कहना भी नहीं चाह रहा। बस इसमें थ्योरेटिकल जो प्रश्न बन के आता है वो प्रश्न केवल इतना बन के आ जाता है कि आनुपातिक नियतन विधि का उपयोग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंदर क्यों किया जाता है, और इस विधि का प्रयोग किसने किया था, नेमन ने। इसको नेमन संशोधन के नाम से जाना गया था। और यह विधि इसलिए काम में ली गई थी कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंतर्गत जो एरर होती है, जो गलतियां होती हैं, इन गलतियों को या जो वेरियांस होता है उन वेरियांस को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है आप लोग। अगला, अब सुनो, ये जितने भी प्रश्न आगे के 4 प्रश्न ये आए आपके हाइपोथेसिस के। तो हाइपोथेसिस अपने सिलेबस है नहीं, तो एक बार में 175 और 176 ये भी आपका हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। क्योंकि आपके हाइपोथेसिस आपके है ना, ये एएसओ की बुक के प्रश्न है, ये भी हाइपोथेसिस का है, ओके। ये भी हाइपोथेसिस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, यहां तक की बात करें, याद है, ठीक है। अब सुनो, तो अब सुनिए आगे की बात करें, तो क्योंकि ये हाइपोथेसिस संबंधित क्वेश्चन थे और हाइपोथेसिस अपने सिलेबस में नहीं, तो अपन फालतू बात करने का मतलब ही नहीं। अब आ जाओ 1080 की बात करते हैं। ये कहता है समूहों की संख्या से आशय है कि उसकी तुलना प्रसरण, ये प्रसरण का क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर पूछेगा, जिसे अपन वेरियांस कहते हैं। और वेरियांस जो होता है वो आपका तकनीकी का विश्लेषण करने का, तो आप जानते हो बेसिकली अपन वेरियांस, वेरियांस को बोल दो अपन कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस भी कह सकते हैं बेसिकली, जिसको अपन प्रसरण गुणांक भी कह सकते हैं। प्रसरण गुणांक के अंतर्गत भी बात आती है, क्लियर। क्योंकि यहां पर तुलना करने की बात आ रही है। और आप जानते हो वेरियांस तुलना करने की बात करते हो उसे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस कहते हैं। और इसका प्रयोग कब होता है, जब श्रेणी 2 या 2 से अधिक हो, कम से कम 2 या 2 से अधिक हो, ये बात आपके सामने आती है, ओके। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आता है प्रश्न सरणी। अब देखो सुनो,
तो इसको कैसे समझोगे, समझने की कोशिश करोगे? देखो, सबसे पहले तो आपका प्रसरण गुणांक जो होता है इसका उपयोग किया जाता है दो या दो से अधिक श्रेणियों के मध्य उनकी विचरणशीलता का पता लगाने के लिए। ओके, तो ये निरपेक्ष हुआ कि कौन सा माप हुआ? साप है, ये आपका सापेक्ष माप हुआ। ओके, एक तो ये। और प्रसरण गुणांक जो होता है वो मानक विचलन गुणांक का क्या होता है? प्रतिशत रूप होता है, और इसकी कैलकुलेशन होती है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू में 100, ये होती है। ओके, ये कहता है जिस श्रेणी का प्रसरण गुणांक मान अच्छा ज्यादा होगा वो कम विचरणशील होगी, ज्यादा ज्यादा विचरणशील होगी। जिसमें विचरणशीलता ज्यादा होगी वो आपकी असंगत होगी, अस्थिर होगी, बेकार होगी, वेरिएंस ज्यादा होगा मतलब खराब होगी। और जिसका प्रसरण गुणांक मान कम होता है वो स्थिर होती है, संगत होती है, संगत होती है, अच्छी होती है, बेटर मानी जाती है। तो आंसर कहेंगे दो या दो से अधिक की बात करें तो दो या दो से अधिक श्रेणी को मतलब तुलना करने के लिए ये चीज काम में ली जाती है। ओके, या आपसे पूछ ले एक श्रेणी ए है और एक श्रेणी बी है, मान लो, और मान लो कि एक श्रेणी का वेरिएंस आपका 40% आ गया और 38, बताओ इनमें अधिक स्थिर कौन है, ए और बी? तो आप जानते हो ये ज्यादा स्थिर है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मान कम होगा वो स्थिर होती है, विचरणशील कम होता है, संगत होती है, अच्छी होती है, एक रूप मानी जाती है। लेकिन जिसका विचरण गुणांक मान ज्यादा होता है उसमें स्थिरता आपकी कम होती है, वो विचरणशील होती है, असंगत होती है, एक रूप नहीं होती। इस प्रश्न को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रश्न बार बार एग्जाम में आता रहता है। ये दाना ये बार बार एग्जाम में रहता है, तो याद रखना कि प्रश्न आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ओके, आगे अगला प्रश्न, अगला कहना चाह रहा है कि काल श्रेणी जो आपकी टाइम सीरीज होती है, टाइम सीरीज का नाम आते ही हमें एक नाम आ जाता है, कौन ना? वर्णन हर्ष, ये नाम आता है। टाइम सीरीज का नाम आते ही हमें एक कालिक रेखा चित्र याद आ जाता है। कौन सा रेखा चित्र? कालिक रेखा चित्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोरीग्राम। कौन सा बोला था मैंने? स्टोरीग्राम रेखा चित्र अपने को नाम यहां पर याद आ जाता है। ओके, अपन जानते हैं कि एक काल श्रेणी का एक घटक जिसका प्रयोग अल्पकालीन पूर्वानुमानों के लिए किया जाता है। आपको बता दूं, अल्पकालीन पूर्वानुमान जो होते हैं वो नियमित होते हैं कि अनियमित होते हैं? कहते हैं नियमित होते हैं। कैसे होता है? नियमित होते हैं। ये नियमित कंडीशन में शामिल किया जाता है। जब नियमित कंडीशन के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता आपका एक होता मौसमी और एक होता चक्रीय। ओके, तो आप जानते हो उपनति जो होता है ये तो कौन सा होता है? दीर्घकालीन होता है। ये आपका अनियमित होता है। ये दोनों आपके सामने होता है, लेकिन इन दोनों में भी पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? मौसमी विचरणों को दी जाती है, क्योंकि मौसमी विचरणों की जो अवधि होती है वो कितने माह होती है? 12 माह के लिए होती है। 12 माह की अवधि के लिए होते हैं। और मौसमी विचरणों के कारण की बात करें तो कौन सा? हम जलवायु को इसका कारण मानते हैं, रीति रिवाजों का इसका कारण माना जाता है, या जो प्रथाएं होती है इन सब का कारण इसको माना जाता है। यानी कि जलवायु, रीति रिवाज, प्रथाओं की वजह से जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है उस फ्लक्चुएशन को हम मौसमी विचरण कहते हैं, मौसमी वेरिएंस कहते हैं। जबकि आपको चक्रीय विचरणों की अवधि कितनी होती है? 3 से लेकर 10 वर्ष तक होती है। और आप जानते हो व्यापारिक क्रियाओं, व्यापार के अंतर्गत बोल लो, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत बोल लो, या सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत जो होने वाला जो फ्लक्चुएशन होता है वो आपका चक्रीय वेरिएंस कहलाता है। उसको चक्रीय वेरिएंस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके, आगे अगला प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण, भाई कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इसके पीछे क्या कारण है? सुनो, कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इसके पीछे बेसिकली दो कारण सबसे बड़े माने जा सकते हैं। एक तो होता है आपकी प्राकृतिक, अच्छा कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? खेतों से। और खेतों में आप जानते हो कि सबसे बड़ी अपन समझते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं कि खेतों के अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है किसकी? बरसात की। या बरसात के आने से फसल अच्छी होती है, बरसात के ना आने से फसल अच्छी नहीं होती, बरसात के तेज आने से फसल वैसे खराब हो जाती है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं कृषि को क्या करती है? प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदाएं कहीं ना कहीं कृषि को प्रभावित करती है, और प्राकृतिक आपदाओं से जो परिवर्तन होता है वो कौन सा होता है? अनियमित होता है, देव उच्चावचन माना जाता है। क्यों? अब सुना, मैंने कहा कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण किसी फैक्ट्री के उत्पादन का अचानक गिरावट आ जाती है। अचानक है तो अचानक गिरावट आ जाती है, तो ऐसी घटना कैसी होती है? अनियमित होती है, क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है, ऐसा कभी कभार होता है।
अगर मान लो ये अचानक नॉक है, तो ये प्रश्न कुछ ऐसा भी तो पूछ सकता था कि कच्चा माल न उपलब्ध होने के कारण फैक्ट्रियों में कभी कभार गिरावट आ जाती है, कभी कभार, कभी कभार, तो आंसर क्या होता? मौसमी होता। तो कभी कभार ऐसा होता है तब तो मौसमी होता, क्योंकि वो नियमित होता। और अचानक है तो अचानक घटना कैसे होगी? अनियमित होगी। तो अनियमित की बात करें तो यहां पर अनियमित घटक यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब इस बुक का सॉल्यूशन करने का कारण यही होता है, आपको प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के देगा वो एग्जाम में। प्रश्न सेम होता, वो इसमें केवल एक लाइन लिख देता कि कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण फैक्ट्री के उत्पादन में कभी कभार गिरावट आने की संभावना बनी रहती है। तो ये कौन सा फ्लेक्शन है? मौसम में। अचानक गिरावट आ जाती है मतलब कि अनियमित घटक है, कि कभी कभार अचानक गिरावट आई, मतलब ऐसा सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसी घटना घटित हो जाएगी, भगवान ने नहीं सोचा कुछ हुआ, तो ये कौन है? अनियमित उच्चावचन माना जाता है। ये आपको समझना, इसको अनियमित उच्चावचन के अंतर्गत अपन शामिल यहां पर करते हैं। क्लियर सभी को? आगे अगला प्रश्न कहना चाह रहा है आपका 1083 कि 2001 से 2007 की अवधि में भारत के आईटी सेवाओं के यानी सूचना तकनीकी सेवाओं के निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिले। निरंतर वृद्धि मतलब आपकी वृद्धि का कार्य निरंतर वृद्धि है, मतलब आपकी जैसे कि निरंतर वृद्धि, निरंतर वृद्धि, निरंतर वृद्धि, तो रेखा एक एकिक है, अरेखिक है? रैखिक है, और रैखिक का तो क्या है? प्रवृत्ति है। और ये भी आपका निरंतर वृद्धि दिखाई जा रही है। अब देखो 2001 से 2000 तो अल्पकालीन होगा दीर्घकालीन होगा? और अल्पकालीन या दीर्घकालीन? दीर्घकालीन। और आप जानते हो 2001 से 2007 तक तो ये कौन सा घटक हो गया? दीर्घकालीन। और निरंतर वृद्धि है, तो निरंतर वृद्धि तो आप जानते हो ये प्रवृत्ति होती है जिससे अपन क्या बोलते हैं? उपनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपनति बोलते हैं। ये दीर्घकालीन उच्चावचनों का पाठ माना जाता है, इसको लॉन्ग टर्म फ्लेक्सेशंस के अंतर्गत शामिल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? आगे तो एक दो महीने को तो नियमित कह लेते हैं, फिर नियमित कह लेते हैं, फिर एक दो दिन के हिसाब, एक दो महीने के हिसाब से फिर अपन इसको मौसमी बोलो, चक्री पे कोई रीजन। अरे नहीं क्यों जाता? मेरे से पूछ के ऐसे कैसे होता? नहीं ऐसे तो रीजन देता दादा, हाँ रीजन देता ये। हाँ तो वो पे दीपावली बोला, रीजन दिया ना, दीपावली क्यों बोला आपने? तो रीजन देता, मैं बोला रीजन देता। तो ऐसा ऐसा एक दो महीने होता तो रीजन देता कि किस रीजन की वजह से हुआ। ठीक है, तो अपने से पूछ के देगा, ऐसे देगा बिना फालतू। आगे अगला हूँ कह रहे ऐसा मैं ये नहीं कह रहा जरूरी है, पूछ बताएगा, टेंशन मत लो आराम से, और नहीं बताया तो खुद रोएगा। अपन को कोरोना रोए तो खुद रोए। आगे जैसे कि 1084 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल श्रेणी का आंक। देखो मैं आपको एक बताऊं कि सर आप लोगों के साथ तुम जितने भी लाइव ऑनलाइन जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, बीते क्या सारे संगणक इधर ही बैठे हैं। अब सब संगणक इधर ही आ गए, सब बहबा के सब इधर ही आ गए। मैं कई बार देख रहा, कल मैं देखकर कल का आंकड़ा चौंक गया, कल का आंकड़ा देखकर मैं वैसे चौंक गया। मैं अब तक तो सोचा था कि यार चलो संगणक अपना कोई मतलब हो गया जितना हो रहा। कल लगभग करीबन 100 मतलब 150 के आसपास बच्चों ने कोर्स लिया कल के कल। कौन सा कोर्स है? अभ्यास नहीं, कोर्स है। तो मैंने कहा सारे इधर ही आ गए, अब सारे इधर ही आ गए, और जो मैं चाहता था वो काम हो गया। एक बार जब मतलब मछली है जाल में फंस जाए, फिर उसको आराम से जो काम करना है, उसको एमपी में बेचना है, महाराष्ट्र में बेचना है, मछलियाँ वहीं कटती है ना आराम से, क्योंकि मछली उत्पादन केंद्र वहीं पर होता है सारे। तो इन मछलियों को कहाँ काटना है वो उनका काम वहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन जो चाहते थे वो काम अपना हो गया, अब समय है अपने को। और मैंने एक बात पहले कह दी थी आप लोगों को कि ये वो मंदिर है वो दर है कि एक बार हमारी क्लास खोल ली ना तो ध्यान पे दूसरे की क्लास नहीं खोल पाओगे। ये तो आप ध्यान रखना, तुम चाह कर भी नहीं खोल पाओगे, चाह कर भी। तो या तो आना मत। कई लोग क्या होता है कि कई टीचर बच्चे भेज देते कि यार तुम उनकी क्लास जाके देख के आओ, वो भेजते तो हमको दूत बना के वो यही रह जाता है। तो अपने तो ऐसा नहीं होना ध्यान कभी। अब चलते हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखो निम्नलिखित में कौन से काल श्रेणी आंकड़े नहीं है? गजब इंसान है, काल श्रेणी आंकड़े नहीं है। देखते हैं, माह के अलग अलग दिनों में किस स्थान नहीं, माह के अलग अलग दिनों में किसी स्थान का अधिकतम तापमान, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी गम, काल श्रेणी है। ठीक है, सबका तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, पिछले 20 दिनों में कोयले का उत्पादन, आज बाजार में अलग अलग खाद्य वस्तुओं की कीमत, आज बाजार में, आज का मतलब आज हो गया, तो आज बाजार में अलग अलग खाद्य वस्तुओं की कीमत है। ये कोई आंकड़ा थोड़ी यार। जुलाई माह में वर्षा की मात्रा, ये हो सकता है। पिछले 20 दिनों में कोयले का उत्पादन भी हो सकता है, लेकिन आज बाजार में अलग अलग खाद्य वस्तुओं की कीमत जो होती है, ये काल श्रेणी का आंकड़ा मेरे को तो नहीं लग रहा। तो देखो माह के अलग अलग दिनों में कि हर महीने का अलग अलग दिन की 1 तारीख को अलग, 2 तारीख को, तो ये आपका समझ आता है। 20 दिनों का समझ आता है, जुलाई महीना भी समझ आता है। ये एक दिन की बात करें एक दिन के आधार पर काल श्रेणी नहीं चलती।
एक दिन के आधार पर, कभी काल से, कभी कभार देखो सुनो, आपको मैं तरीका और सिखाता हूँ तो वो एग्जाम पास करने का। कभी कभार मान लो कि अपन एग्जाम देने बैठे और अपने को पता है साला समय, मान लो यही प्रश्न आ गया कि अपने को साला समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, तो उसको समझो भी मत है, फिर बार रीजनिंग लगाओ। यहाँ देखो माह के अलग अलग दिन, मतलब पूरे महीने की बात कर रहा है, पिछले 20 दिन 2-4 दिनों की बात कर रहा है, यहाँ पूरा महीना, यहाँ केवल किसकी बात कर रहा है, आज एक दिन, तो इनमें कॉमन एक ही चीज दिख रही है, एक चीज, तो इसका मतलब फिर ये नहीं है, तो ऐसा तुक्के, कई बार तुक्के भी लगाओ ना तो सोच समझ के लगा दिया करो, वो भी सही हो जाएगा। ये मैं तरीका बता रहा हूँ सर। कई लोग पता, कई लोग क्या बचेंगे, अभी उसका कई लोग चाहने वाले हो कि इसकी वीडियो बना लेंगे, देखो जब नहीं आए ना प्रश्न तो तुक्का लगा दिया करो, तो ये भी कई लोग ज्ञान नहीं होते ना, तो उनको बोलेंगे मैं अच्छा अब अच्छे से वीडियो बनाना, सामने आ गया ना बिल्कुल। तो एक्चुअल में ऐसी चीज जरूरी नहीं, टेंशन नहीं। कभी कभार प्रश्न का आंसर नहीं भी पता हो ना तो उसमें थोड़ा वो सिक्स सेंस का प्रयोग करते हो, उसका आंसर आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे अपन जानते हैं, आगे देखते हैं अपन अगला पॉइंट। ये कहता है काल श्रेणी वाली यादृच्छिक गति का कारण बताइए। यादृच्छिक गति का कारण बताइए। यादृच्छिक मतलब होता है रैंडमली जो गति होती है, ओके आपको अब सुना। यादृच्छिक रैंडमली, देव अनियमित, और अनियमित कभी बता के नहीं आते कि बरसात बोली मैं आ रही हूं तैयार रहना, बताती क्या? अरे आ गए है, अरे बरसात पड़ोस की लड़की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आपको, बोले सब पता। अगर वो साला अलग वो अलग ही कह रहा है, गजब इंसान है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बरसात कभी बता के नहीं आती दादा, आगे वो अलग है, वो बरसात आगे। तो ये अपूर्व सूचना होती है कि आपकी सूचना देख के नहीं आती, क्योंकि यादृच्छिक गति का मतलब होता है अनियमित। भाई यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? अनियमित। और अनियमित का मतलब होता है जो आपकी कभी कभार ऐसी घटना होती है, कभी कभार होने वाली जो घटना होती है उसके आधार पर बात करा, और ये अपूर्व सूचनीय होता है। मतलब ये किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन देकर नहीं आता, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आता। जैसे प्राकृतिक आपदा हो गई या औद्योगिक संघर्ष हो गया या किसी भी प्रकार की इस तरह की जो घटना होती है वो अपूर्व सूचनीय यादृच्छिक होती है, जो अनियमित होती है, जो कभी कभार देखने को मिलती है। ऐसी घटना कभी कभार आपके सामने आती है। क्लियर सभी को? इस ध्यान रखना। अगला प्रश्न कहते हैं मौसमी उतार चढ़ाव, कौन से? सीजनल। मौसमी उतार चढ़ाव काल श्रेणी की दोहरी गति को, ओके दोहरी गति को कहते हैं, ओके दोहरी गति होगा सही है। अब जो भी होगा छोड़ो के आगे। तो ये दोलन की अवधि कहलाती है, मतलब उतार चढ़ाव की अवधि क्या कहलाती है? सुनो, देखो आप देखो आप जानते हो कि अरे भाई सुन ले, मौसम में उतार चढ़ाव की बात करते तो अपन जानते हैं ये नियमित होता है कि अनियमित होता है? नियमित घटक है। पहली बात तो ये काल श्रेणी को प्रभावित करने वाला नियमित घटक होता है, और इसके पीछे कारण हो सकता है आपका जलवायु, इसके पीछे कारण हो सकता है आपका रीति रिवाज या प्रथाएं, और इसकी अवधि होती है 12 माह। कितनी होती है? 12 माह। 12 माह होता है 1 वर्ष से कम। तो आपकी 1 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक 1 वर्ष नहीं हो सकती, कोई भी समय अवधि हो सकती, गलत है। 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि मौसम में उतार चढ़ाव जो होता है वो 1 वर्ष तक की अवधि के लिए होते हैं। कौन से होते हैं? 1 वर्ष तक की अवधि के लिए उतार चढ़ाव होते हैं, ये 1 वर्ष की अवधि के उतार चढ़ाव माने जाते हैं। अब डोली मतलब कभी मतलब नहीं नहीं नहीं, झिक झिक, कभी कुछ कभी कम, क्योंकि ये नियमित होते हैं लेकिन इनकी दिशा आपकी कमी और वृद्धि की ओर होती है। यहाँ पे डोलन का मतलब होता है जैसे इस तरह से, ऐसे ऐसे। और आप जानते हो मौसमी उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे होते तो कौन से हो जाएंगे? उपनति, फिर तो ट्रेंड हो जाएगा। तो डोली मतलब आपके दोनों ओर के ऊपर नीचे जिग जैग की ओर चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा जा। तो आप जानते हो, और ये 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी अवधि 12 माह के लिए होती है। कौन सी होती है? 12 माह की अवधि यहाँ पर मानी जाती है। समझ आया सभी को? अरे समझ आ रहा है क्या? श्योर? अच्छी बात है। आगे अगला प्रश्न है आपके साथ, उपनति। कौन सी नति की बात कर रहा है? उपनति। उपनति आप समझते हो कौन सा होता है? दीर्घकालीन होता है, एक ही दिशा की ओर होता है। तो उपनति मान के पूर्वानुमान के लिए, उपनति मान के पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गतिमान माध्य तकनीक, गणितीय और समंजसन की, गतिमान माध्य तकनीक, गतिमान माध्य तकनीक, गणितीय और समंजसन की विधि। ये गणितीय और समंजसन की जो विधि होती है मतलब कौन सी होती है? ये कहलाती है वो क्या बोलते हैं? घातांक की है। घातांकी बोल लो या लिस्ट स्क्वायर मेथड बोलो, वो होती है। ये लिस्ट स्क्वायर मेथड है और ये घातांक की है, दोनों की बात करते हैं। तो गतिमान माध्य तकनीक, अब गणितीय तो हो गया समीकरण के आधार पर, तो लिस्ट स्क्वायर हो गया। और सामंजस्य होता है जो आपके लेकर, नहीं वो घातांक की बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अभी पूछा जाए कि गतिमान मान का पता लगाने के लिए गतिमान माध्य तकनीक में, ओके देखो ये तो काम में लेते हैं, ये तो 100% सही है, क्योंकि ये तो आएगा कि गतिमान माध्य तकनीक जो होती है, गतिमान माध्य तकनीक, गतिमान माध्य, तो गतिमान का होता है चल माध्य विधि।
और चल माध्य विधि भी अपन काम में तो लेते ही है। अब देखो सर, इसका प्रश्न का जवाब देखो, मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इंग्लिश देखनी पड़ेगी। अगर ये मूविंग एवरेज मेथड है तो आंसर सही है। अरे मान गया भाई, लेकिन अगर मान लो कई बार अनुपात, अगर मूविंग एवरेज रेशियो आ जाता तो मौसमी हो जाता। अगर गति रसो तो फिर अपन कहते हैं कि मूविंग एवरेज मानते हुए अपन दोनों का आंसर कर सकते हैं, ए और बी दोनों आपके सही है। ओके आगे। नहीं 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 सर, सर नहीं सही है, पूर्वानुमान दोनों, हाँ सही सही। गतिमान से पूर्वानुमान तो लगाते ही है। हाँ सही सही, मूविंग एवरेज से भी पूर्वानुमान लगाया, लेकिन यार अपन गतिमान से पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं? अपन पूर्वानुमान लगा सकते हैं केवल फ्री हैंड कर्व मेथड से, सेमी एवरेज मेथड से, या लिस्ट स्क्वायर मेथड से। गतिमान तो केवल माध्य बताती है, उससे पूर्वानुमान की हाँ? नहीं निकलता, कैसे निकलता बताओ? नहीं नहीं, गतिमान से कैसे निकलेगा सर, बताओ गतिमान से कैसे निकलता? मैं एग्जांपल दूं, देखो सुनो, ये 2011-12 है, ये 2012-13 है, 2012-13-14। अरे यार एक बार सुन लो भाई, सुन लो। तो 100 हो गया, 110 हो गया, 90 हो गया, 125 हो गया, 135 हो गया, तीन तीन के हिसाब से निकालना है। तो तीन का हिसाब यहाँ रख लिया, तीन का हिसाब यहाँ रख लिया, तीन का यहाँ रख लिया। फिर आप 2018 की वैल्यू कैसे फाइंड करो? कैसे नहीं कर सकते ना सर, कैसे कर सकते फाइंड आउट? पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हो? पूर्वानुमान तो फ्री हैंड से निकाल, फ्री हैंड तो क्या ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ नहीं बनता ना। तो वह ग्राफ नहीं, जो अगर फ्री हैंड कर्व मेथड से ग्राफ बनता है तो अपन ग्राफ को आगे बढ़ा के पता कर सकते हैं। सेमी एवरेज में दो भागों में बांट के ग्राफ को मिलाते हैं तो पता कर सकते हैं। लिस्ट स्क्वायर से अपन वैसे पता लगा सकते हैं। लेकिन आप बताओ कि मूविंग एवरेज से कैसे पता कर सकते हैं? तो मेरे साथ नहीं करता है, तो आंसर मेरे साथ बी सही है इसका आंसर सर। क्योंकि एक्चुअल में गतिमान से आप पूर्वानुमान नहीं बता सकते, मापन कर सकते हो, लेकिन इससे आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते। पूर्वानुमान लगाना थोड़ा संभव नहीं है। ठीक है, अगर किसी को लगाना तो लगा के दिखा देना, प्रूव कर देना, मान लेंगे, बाकी नहीं होता सर। ठीक है आगे। अगर हाँ बोलो। हाँ नहीं, समंजस विधि अपन इसको कहते हैं, एक तरह से ये होते हैं ना, जो घातांक के वक्र, इसको समंजस भी बोलते हैं। घातांक के वक्र विधि होती है ना, जो y बराबर a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर एक्स, तो वो घातांक के बोलते हैं इसको। आगे देखो। आगे बढ़ते, क्या कहना चाह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी काल श्रेणी में उपनति निर्धारण करने की विधि नहीं है? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन उपनति का मापन करने की कौन सी विधि नहीं है? आप जानते 5 विधियां होती है। फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज हो सकता है, इसके अलावा आपका मूविंग एवरेज हो सकता है, और लिस्ट 4 ही होती है, लिस्ट स्क्वायर हो सकती है अपन का। तो आप जानते हो कि गतिमान माध्य विधि होती है, उपनति गणितीय वक्र सामंजस्य होती है, अर्ध औसत है। लेकिन उपनति विधि का अनुपात, अनुपात विधि नहीं होती, क्योंकि रेशियो मेथड कहाँ काम में लिया जाता है? मौसमी विचरणों का मापन करने के लिए काम में लिया जाता है। ये मौसमी विचरणों के मापन करने के केस में काम में ली जाती है। मौसमी विचरणों के मापन के अंतर्गत ये चीजें आपके सामने काम में ली जाएगी। क्लियर? एंड अगला प्रश्न आपके सामने आता है आपका 1089। किसी वस्तु का बृहस्पतिवार के दिन कीमत का पता लगाना, तीन तीन आधार पर गतिमान करना है, समझते हो? इन तीनों का यहां पर लिखोगे, इन तीनों का यहां पर लिखोगे, और इन तीनों का यहां लिखोगे। बृहस्पतिवार यहां पर है, तो इन तीनों को जोड़कर इनमें 3 का भाग लगाओगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा। वो आंसर पूरी तरह से आपका रहेगा, उस पर और किसी का अधिकार वहां पर नहीं रहेगा। पूरा एकाधिकार आपका रहेगा, उस क्वेश्चन पर पूरा आपका रहेगा। बताओ कौन सा हो जाएगा, बताइए। कौन 56? अब तक 56। आगे तो अपन 54, 54, 60 तो आ जाएगा आपका 56, तो ये गतिमान हो जाएगा, गतिमान। तो आप ये प्रश्न आपका था कि गतिमान माध्य जो होते हैं, वो गतिमान माध्य की कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर सकते हो। क्लियर सभी को? चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 13 वर्षों के आंकड़ों से 5 वर्षीय गतिमान माध्य का परिकलन किया जाए तो कितने गतिमान माध्य संभव होते हैं? अच्छा एक बार तो सपोज करो कि अपन ने यहां देखा, अगर बात करें कि 3 वर्षीय आधार पर करनी हो, 3 वर्षीय आधार पर करनी हो, तो कितने मान आप निकाल सकते थे? 3 वर्षीय आधार पर अगर आपको करनी हो तो कितने माध्य आप निकाल सकते थे? 3 आपका 3 वर्षीय आधार पर तो 3 निकाल सकते थे क्या पक्का? जब आपके डेटा कितने दे रहे को, 1 2 3 4 5, ओके, तो 3 आपने निकाला। तो 13 वर्षों के आंकड़ों से 5 वर्षीय गतिमान का आकलन करना हो तो कितना होगा? मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छा सुनो। हाँ सही भाई, 13 वर्ष से 5 वर्ष के आधार पर, 5 के आधार देखो 3 में क्या करता है, ऊपर का एक नीचे का एक छोड़ते हैं। 5 में क्या करता है, ऊपर के 2 नीचे के 2,
साथ में ऊपर के 3 और नीचे के 3, तो ऊपर के दो 3 सॉरी, ऊपर के कितने जोड़े 2 और नीचे के 2 कितने हो गए आपके 9, तो 9 आ जाएंगे, 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, मैं कुछ और फॉर्मूला बनाने की सोच रहा था। हाँ? सोच रहा था, बढ़ा ही नहीं, बढ़ा ही नहीं तो। अरे भाई मैं रिसर्च कर रहा था, नहीं बढ़ा, क्या बताए, मैं कोई घड़ी गुणा गणित लगा रहा था कि 5 × 2 तो हो जाएगा 10, 10 में 1 गया तो 9, फिर मैं लगा 3 × 2 कितना 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, जबकि वो हो नहीं रहा था। ठीक है, तो मस्त रहे फालतू। अब ज़्यादा गणित मत लगा। हाँ, टोटल, जैसे कि यही क्वेश्चन होता, देखो कहाँ गया ये क्वेश्चन होता, ये कहाँ गया, ये होता कि आपके कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वर्षों के 3 वर्षों का आधा पे लेके जब 3 होते ना, ऊपर का एक छोड़ना नीचे का जो, तो 5 में से 1 का 1 चला गया तो कितने 3, तो 3 ही तो निकले, 1 2 और 3। ये बात ठीक है। आगे कोई बात नहीं, कई बार आयुष्कार नहीं हो पाते, कभी चमत्कार हो जाते हैं। आगे कितने हो गए, 90 हो गए, 100 कर देंगे पूरा, मतलब 1100 का आंकड़ा कर ही देते हैं। बताओ इसका आंसर कितना, बताओ ये बताओ या बताओ। तिमाही आधार पर वृद्धि बताने 3 महीने के हिसाब से, तो 3 महीने के साथ तिमाही का क्वार्टरली हो गया, क्वार्टरली में कितना भाग लगाओगे? हैं? 4 का लगेगा, 12 का लगेगा? अरे कोई बात नहीं, 10 ले को, देखो इसमें ऐसा नहीं होगा, कुछ ये कहना चाह रहा है का कि कि यदि तिमाही काल श्रेणी का मान का संकलन करके वार्षिक उपनति समीकरण तैयार किया जाता है, वार्षिक समीकरण तैयार करना है, वार्षिक समीकरण तैयार करना है, ठीक है, तिमाही दे रखा हो तो यहां पर आपको पता है, अच्छा ए का मान बदलेगा कि बी का मान बदलेगा? बी का मान बदलेगा, ए का मान नहीं बदलेगा, धारणा ये उल्टा कैसे धारणा, यहाँ ए का मान नहीं बदलेगा, बी का मान बदलेगा, और बी के मान के लिए कितने का भाग लगाओगे 16 का, तो 16 का मान तो कितना जाएगा अपना 2। ओके, और इस क्वेश्चन को अभी ज्यादा टेंशन मैं इसके और कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जो जितने हालांकि मैंने खूब करा रखे थे, लेकिन और बता देगा, अभी टाइम जल्दी है। अच्छा बताइए इसमें काल श्रेणी के गुणज मॉडल की बात करें, काल श्रेणी का अच्छा गुणज मॉडल क्या कहता है आपका? गुणज मॉडल कहता है कि T × S ही होता है, यदि गतिमान माध्य से विराजित किया जाए तो काल श्रेणी का कौन सा घटक अलग किया जाएगा? गतिमान माध्य से अलग, गतिमान माध्य की बात आती है, तो गतिमान माध्य बताओ कहां काम में लेते हैं? तो आप जानते हो गतिमान माध्य जो है वो कहां, तो कौन सा अलग करोगे? देखो काल श्रेणी के गुणज मॉडल की बात करते हैं, पहले तो ये समझो कि गुणज मॉडल होता क्या है। गुणज मतलब आपका O इज आपका T × S × C × I, ये आपका गुणज मॉडल होता है, जिसमें आपका ट्रेंड की बात करें, उपनति की बात करें, अपन ट्रेंड सीजनल वगैरह बात करते हैं, तो ये कहता है कि गतिमान माध्य से इसको विराजित किया जाए, गतिमान से इसको हल किया जाए, तो काल श्रेणी का कौन सा घटक अलग होगा, कौन सा घटक इसमें अलग किया जाएगा? अगर बात करें गतिमान माध्य विराजित किया जाए, तो आप बताओ, जैसा सुनो, बेसिकली मेरे हिसाब से इसमें ना सी और आई आना चाहिए, लेकिन सी और आई ऑप्शन में कहीं है नहीं ना, नहीं नहीं, गतिमान माध्य से विराजित किया, गतिमान माध्य किस में काम है, टी में? अरे भाई गतिमान माध्य किसके लिए निकाला, टी है, तो टी को तो अपन को लेना ही लेना है। ओके, और गतिमान माध्य विधि और कहाँ काम में ली जाती है, चक्कर में काम तो लेते हैं, मौसमी में लेते हैं ना, मौसमी में, तो मौसमी घटक में लेते हैं, सी और आई होना चाहिए ना, तो सी और आई इसमें ऑप्शन में कहीं है नहीं ना, या तो हो सकता है ये एस की जगह क्या हो, सी हो, क्योंकि आप जानते हो गतिमान माध्य से विराजित, तो ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में गतिमान माध्य विधि किसके लिए काम में ली जाती है। तो गतिमान माध्य किसके लिए काम आती है, एक तो ट्रेंड के लिए काम आती है और एक सीजनल के लिए काम आती है। ओके, आगे चल देख लेंगे और चर्चा करेंगे इसमें, कोई इतना। गतिमान माध्य अनुपात विधि का प्रयोग, गतिमान माध्य अनुपात विधि का प्रयोग निम्नलिखित किसके मौसमी प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है?
तो गतिमान माध्य विधि का जो प्रयोग होता है वो किसके मौसमी प्रभाव की बात करता है? तो सभी घटकों के मौजूद रहने पर गुलक कांच, तो ये आ गया ना, ये अभी अपनी तरह देखो, ये कहता है कि गतिमान माध्य अनुपात विधि का जो प्रयोग होता है वो निम्नलिखित में किसके मौसमी प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए करता है? तो सभी घटकों के मौजूद रहने पर, क्योंकि आपने देखा होगा टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, तो इसी के आधार पर अपन ने क्या किया था, गतिमान माध्य विधि का प्रयोग किया था। तो उन पे कौन से मॉडल पे होता है? गुणज मॉडल। इसलिए गुणज मॉडल को अपन क्या मानते हैं? बेस्ट मानते हैं इसको। अगला, गतिमान माध्य अनुपात विधि जो होती है वो किसके लिए काम आती है? बताओ, गतिमान माध्य अनुपात, अनुपात विधि किसके लिए आती है? मौसमी विचरणों का मापन। अगर अनुपात नहीं होता तो उपनति आ जाता। अगला है अगर बात हो अगर मान लो समाज में निर्वाह सूचकांक की बात आती है, निर्वाह सूचकांक 2009 से 2009 निर्वाह सूचकांक की बात है, 2009 से 2012 की बात आती है, 2009 से 2012 की बात आती है, और यहां पर 137.2 से बढ़कर 154.7 हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति 2009 में 4500 रुपए कमाता है तो उसी आधा कितने अर्जित करेगा? तो 4500 बटे 137.2 इंटू में 154.7, जो भी आंसर आएगा फटाफट देखो कितना आंसर आएगा, जल्दी करो, जल्दी सोल्व करो, पड़ा टाइम और कितना कितना आएगा? आ जाते हैं पक्का? पक्का है ना? अरे पक्का है ना? हालांकि इस पर हम करा रखे, खूब करा रखे आपको अच्छे से, इतना तो आप सल्टा दो आराम से। किसी कर्मचारी की वर्ष 1990 में शुद्ध मासिक इनकम इतनी थी? 1990 में इनकम 800 थी जब इंडेक्स आपका 160 था। 1995 में इंडेक्स बढ़कर आपका 200 हो गया। तो बताओ 200 हो गया तो उस कर्मचारी की कीमतों में वृद्धि को देखते कितने पैसा एक्स्ट्रा जो भी, हाँ देव देख लेंगे, ये महंगा, ये 200, जो ये 200 साइज इंडेक्स ही होगा, तो देख ले पता पड़ जाएगा। 800 बटे 160 इंटू 200, बताओ कितना हो जाएगा? बताना कितना हो जाएगा? 16 पंजो 80, 5 और 1000 रुपये, तो 1000 रुपये हो गया। तो अच्छा, इसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? तो 200 रुपये तो मिलेंगे ना। 800 पहले मिलते थे, 200 रुपये मिल जाएंगे, 200 रुपये एक्स्ट्रा, 200 रुपये मिल जाएंगे। क्लियर भाई? 800 पहले मिलते थे, अब 1000 मिलने चाहिए, तो कितने मिल जाएंगे? 200 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। समझ आया सबको? अरे हाँ या ना? अगला प्रश्न है, यदि लेस्पेर का सूचकांक इतना है, पासे का था आदर्श सूचकांक फिशर, फिशर का सूचकांक जानते हो भाई? आप जानते हो फिशर सूचकांक एक आदर्श सूचकांक होता है जो कि लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक गुणोत्तर माध्य होता है। तो इस प्रश्न को हल करोगे तो 106.5 इंटू 105.6, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। अच्छा ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, आंसर इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में देख लो कौन सा आएगा, जो भी आएगा देख लो, इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि आंसर आपका जो भी आएगा, तो आपका आंसर ये आ रहा है लगभग इन दोनों के बीच, तो ये आएगा लगभग ऑलमोस्ट। अगला प्रश्न आपका है, वह सूचकांक जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों के मापदंडों पर खरा उतरता है, वो कौन सा होता है? फिशर सूचकांक। काल उत्कृष्टता परीक्षण यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर, उत्पादन का मतलब है फैक्टर, तत्व उत्कृष्टता परीक्षण, जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के दोनों मापदंडों पर खरा उतरता है। क्योंकि आप सबको पता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक, और चालू वर्ष की कीमत के आधार पर आधार वर्ष, दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और तत्व ये कहता है आपका कि आपका कीमत सूचकांक और आपका मात्रा सूचकांक, ये दोनों वास्तविक सूचकांक के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इन दोनों पर आपका फिशर सूचकांक खरा उतरता है। फिशर का सूचकांक इन दोनों के मापदंडों पर खरा उतरता है। अगला प्रश्न है, थोक सूचकांकों की बात आती है, थोक मूल्य के सूचकांक। थोक सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मूला जो होता है वो आपके तत्व उत्कृष्टता परीक्षण को खरा उतरता है? कौन सा? फिशर। उत्पादन मतलब, उपादान का मतलब क्या होता है? तत्व। ध्यान है, इसको इंग्लिश समझना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है आप जानते ही हो, जहां पर कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांकों का गुणनफल जो होता है वो वास्तविक सूचकांक के बराबर होता है, और इस पर केवल और केवल फिशर सूचकांक खरा उतरता है। फिशर का सूचकांक यहां पर खरा उतरता है। क्लियर? एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आपके कौन सा? 1100 नंबर का प्रश्न। ये कहता है कि सूचकांकों की बात अगर अपन करते हैं, ये कहता है सूचकांक निम्नलिखित तथ्यों पर दर्शाता है। मुद्रास्फीति, अपस्फीति दोनों आता है।
इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन सबको दर्शाता है। 0 से ऊपर है तो इन्फ्लेक्शन है, 0 से नीचे तो डिफ्लेक्शन, 100 से ऊपर है तो इन्फ्लेक्शन है, 100 से नीचे तो डिफ्लेक्शन। तो दोनों स्थिति को आप देना, तो सूचकांक दोनों स्थितियों में दिखाता है कि अगर सूचकांकों की मात्रा 100 से ज्यादा है तो मुद्रास्फीति है। अगर देखो यहां पर मुद्रास्फीति क्या होगी, 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक होने पर, और अपस्फीति कब होगी, 100 से कम होने पर। और जीरो कब होता है, जब सामान्य कीमत स्तर होता है। 100 है तो सामान्य कीमत स्तर है, मुद्रास्फीति की दर जीरो होती है। 100 से ऊपर है तो आपका इन्फ्लेक्शन है, 100 से नीचे तो डिफ्लेक्शन है। और यहीं पर आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 1100। ये 1100 क्वेश्चन अपन कर चुके। कुछ कुछ वजन कम हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब 4000 क्वेश्चन सोल्व कर दिए क्या भाई, अब तक नहीं किए क्या, अभी बाकी है मतलब, है ठीक है। चलो जाएंगे टेंशन उसके उसकी टेंशन, ठीक है, बाकी बातें अगले अगले क्लास।